اب دیکھता हूँ मैं तुम्हें शम्स खान, तुम्हें मेरे वार से कौन बचाएगा। मेरी हफ्सा के साथ गलत करने की सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो एक आखिरी नज़र अपने हाथ में मौजूद फाइल पर डालकर उसे टेबल पर रखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपनी सोचों में शम्स खान से मुखातिब हुआ। वो पिछले कुछ दिनों से इसी काम में लगा हुआ था और आज उसका काम मुकम्मल हो चुका था। उसे अब बस शम्स खान की बर्बादी का इंतज़ार था, जो अब ज़्यादा दूर ना थी। अरे तुम अब तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं? कल ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? वो जो अपनी सोचों में गुम बैठा था, हफ्सा की आवाज़ पर अपनी सोचों से बाहर निकला। नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा, जो उसे रात के इस वक्त लैपटॉप पर काम करते देख चेहरे पर हैरानगी के तासुरात लिए उसे तकने लगे। तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही थी, सोचा ये कुछ काम कर लूं, लेकिन शुक्र है तुम्हें अपने शोहर का ख्याल आ गया, वरना मुझे लग रहा था अपनी बहन के मिलने की खुशी में तुम अपने शोहर को भूल ही गई हो। वो अपना लैपटॉप बंद करता थोड़ा नाराज़गी से बोला, जबकि उसके लहजे में छुपी नाराज़गी को महसूस करके हफ्सा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका था। ये सच था, जब से उसे हूर के बारे में मालूम हुआ तब से उसका ज़्यादातर वक्त उसी के पास गुजरता। वो अपनी बहन को पाकर बहुत खुश थी, पर साथ ही अपने बाप की हरकत पर शर्मिंदा भी। नहीं, ये बोलो तुम्हारा ऑफिस का काम अधूरा रह गया था, जिसे तुम अब देर तक रात को बैठकर पूरा कर रहे हो। वो उसके करीब आती सोफे पर पड़ी फाइल और उसके लैपटॉप की तरफ इशारा करते बोली थी, जबकि उसकी बात पर असमन ने वहाँ पड़ी फाइल को एक तरफ रखा। वो फिलहाल हफ्सा को उस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। मेरा काम तो बहुत पहले का हो चुका है, बस एक दो मेल्स चेक कर लूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें कि मैंने कितना इंतज़ार किया। वो उसको वार्निंग देता अपने लैपटॉप में फिर से कुछ चेक करने लगा, जबकि उसकी आंखों में शरारत देख हफ्सा वहाँ से हटना ही बेहतर समझ रही थी। जैसे वो वहाँ से जाने लगी, मगर असवन बिजली किसी तेज़ी से उसकी कलाई थाम चुका था। कहाँ चली? यहाँ बैठो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। वो एक झटके में उसके नाजुक वजूद को खींचता अपनी गोद में बिठा चुका था और उसकी इस हरकत पर हफ्सा यकदम गड़बड़ा सी गई। ये क्या कर रहे हो हस्बैंड, छोड़ो मुझे। वो उसकी ग्रीफ में बुरी तरह मचल रही थी, मगर वो उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर फिर से अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया था। तुम्हें अपना काम करना है ना, तो करो। वो हफ्सा ने उस पर से उठना चाहा, मगर मुकाबिल की ग्रिफ मजबूत थी। अपना काम ही तो कर रहा हूँ जाने असफन, वो इस बार अपना लैपटॉप बंद करके शौकी से कहता। वो अपनी तवज्जो मुकम्मल उसकी तरफ कर चुका था और जो काम शुरू कर दिया है उसे पूरा भी तो करना है। वो अपना एक हाथ उसकी पुष्ट पर रखता उसे अपने खुद से करीब करते हुए बोला। अपनी कमर पर उसके हाथ का दबाव बढ़ता देख हफ्सा को अपनी सांस बेतरतीब होती महसूस हुई। उसकी पेशकदमी पर हफ्सा को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ। तुम्हें अंदाज़ा भी है हफ्सा, पिछले दिनों मैं कितना तरसा हूँ तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। वो उसके कपकपाते लबों पर नज़रें जमाए खुमार आलूद लहजे में कहता, उससे 1 इंच फासले पर आ रुका। तुम्हारी कुर्बत के लिए, तुम्हारे लम्स को महसूस करने के लिए। दोनों की मामूल से ज़्यादा तेज़ होती धड़कनें और बेतरतीब होती सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। असवन में, इससे पहले कि हफ्सा अपना मुकम्मल करती जुमला, वो मदहोशी के आलम में उसके लबों पर झुका था, उसे ये बताने के लिए कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसके लिए कितना पागल है। उसकी ज़रा सी भी दूरी उसके लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। जबकि उसकी आंखों में पानी भर आया था, उसकी इतनी शिद्दत पर उसकी कमर पर मौजूद असफन के हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से वो उसका चेहरा थामे हुआ था। असफन, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे हुरैन और मुस्तफ़ा के बारे में बात करनी है। उसकी हद से बढ़ती जसारतों से घबराकर हफ्सा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर किया, जिस पर वो सख्त बदमज़ा हुआ। उनके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन बाद में, अभी फ़िलहाल तुम मुझ पर तवज्जो दो। असफन प्लीज़ तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। उसे लगा कि जब वो रुकने वाला नहीं तो वो बेचारा सा मुँह बनाकर बोली, जिस पर उसे बहुत प्यार आया। उस दिन से तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ, मगर आज नहीं। वो एक झटके में उसे बाजू में उठाता अपने जगह से खड़ा हुआ, जबकि वो उसके इस तरह करने पर डर के मारे मुंह से निकली चीख अपने तरीके से बंद कर चुका था। जानती हो, तुम दोनों बहनों का प्यार देखकर आज हादी ने मुझसे फरमाइश की कि उसे भी एक बहन चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसके नेक्स्ट बर्थडे पर उसे एक बहन गिफ्ट की जाए। वो आंखों में बेपनाह तपिश लिए उसकी तरफ बढ़ा, और अपने बेटे के लिए तुम इतना तो कर सकती हो ना। हफ्सा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि उसकी कोई भी मसामत काम नहीं आने वाली। थकार कर खुद को उसके सपुर्द कर चुकी थी। दूसरा हस्बैंड को भी नहीं, अपने बेटे की भी फरमाइश को उसने पूरा करना था। तुम अंदर आ सकती हो, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अंदर से आती इब्राहिम खान की आवाज़ पर उसके दरवाज़ा नॉक करने के लिए उठा हाथ अपनी जगह रुक सा गया था। वो दरवाजे का हैंडल घुमाती उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी। उस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी के तासुरात वाज़ेह दिख रहे थे, जो अपनी चेयर पर बैठे इब्राहिम खान की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सके। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे अंदाज़ा था कि तुम मेरी कॉल के
बाद मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। इब्राहिम खान जैसे उसके चेहरे पर लिखे सवाल को पढ़ चुका था और चेहरे पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ देखकर बोला और साथ ही उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। सही कहा आपने, इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती थी। मेरे और आपके लिए बहुत कुछ अभी और भी जानना बाकी है। हुरैन खुद की कैफियत पर काबू पाती मजबूत लहजे में बोली, मैं जानता हूँ हूर, तुम सोच रही होगी कि इतने सालों से मैं तुम्हें तलाश क्यों नहीं कर रहा था, पर मेरा यकीन करो, मुझे लगा था उस रात तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें भी मैंने खो दिया, मगर हकीकत तो ये थी कि उस मुस्तफ़ा ने तुम्हें हमसे छुपा कर रखा हुआ था। इब्राहिम खान अपनी बातों के ज़रिए उसके दिल में मुस्तफ़ा के लिए नफ़रत पैदा करना चाहता था, मगर वो इस बात से अनजान था कि सामने बैठी वो लड़की वो हुरैन नहीं जो वो समझ रहा था। वो तो शुक्र है मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हो गया, वरना मुस्तफ़ा ने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें अपने साथ ही रखे रखना था, और फिर जब उसका काम पूरा हो जाता तो शायद वो तुम्हारा वही हाल करता जो उसने तुम्हारी माँ का किया था। इब्राहिम खान अपनी बातों से उसके दिल में जहर घोलना चाहता था, मगर उसकी बातों से हुरैन पर कोई असर नहीं होने वाला था। कैसा फ़ायदा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं ताया जान? वो अनजान बनते ताया जान लफ्ज़ पर जोर देते बोली, वरना उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने सामने बैठे शख्स का कत्ल कर दे जिसने जिसने उसके माँ और बाप दोनों को उससे छीन लिया था। वो तुम्हारी उस प्रॉपर्टी के पीछे है जो तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम करके गया था, और यही वजह थी कि तुम्हें साथ रखने की, वरना आजकल कोई बगैर फ़ायदे के किसी के लिए कुछ नहीं करता। वो आहिस्ता आहिस्ता हूर को अपनी बातों में उलझाने लगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई एक वजह दें आप पर भरोसा करने की। आप जो कुछ भी कह रहे हैं कि वो सच है। हुरैन से जब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी जगह से खड़ी होती इब्राहिम खान की आंखों में आंखें डालती मजबूत लहजे में बोली थी। उसके मजबूत लहजे पर एक पल के लिए इब्राहिम खान गड़बड़ा सा गया। बताइए, खामोश क्यों हो गए? मैं उस इंसान की बात पर कैसे भरोसा कर लूं जो खुद मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है, और शायद मुझे ख़त्म करने के लिए भी? वो उसकी आंखों में देख बेखौफी से बोली थी। हूर, मैं तुम्हारा ताया हूँ, मेरा भरोसा करो। उसने जो कुछ भी तुमसे कहा वो झूठ है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। इब्राहिम खान को लगा कि हूर के दिल में मुस्तफ़ा के लिए नफ़रत डालकर वो उसकी प्रॉपर्टी आसानी से हासिल कर लेगा, मगर हूर के तेवर अब कुछ भी आसान नहीं लग रहे थे उसे। इस्तेमाल वो नहीं, आप मेरा कर रहे हैं, और मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं जिसे मैं कल तक जानती भी नहीं थी। आज वो इब्राहिम खान के सामने खड़ी हुई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। अगर मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद होता तो उसका लहजा, उसका अंदाज़ देखकर दंग रह जाता, क्योंकि उसकी हुरैन ने कभी किसी अनजान शख्स से इतने मजबूत लहजे में बात नहीं की थी। तुमसे मेरे बारे में छुपाने वाला भी मुस्तफ़ा ही था। वो नहीं चाहता था कि तुम अपने ख़ानदान से मिलो। अगर तुम हमसे मिलती तो उसके हाथ से वो सब प्रॉपर्टी निकल जाती जिसके लिए उसने आज तक तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। इब्राहिम खान ने अंधेरे में तीर चलाया, मगर वो नहीं जानता कि हुरैन पहले से ये सब जानती थी। बस खामोश हो जाओ। मैं एक बार आपकी बातों में आकर उस मुस्तफ़ा पर शक करके उसका दिल दुखा चुकी हूँ, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ मुझे हिफाजत देने और मुझे हिफाजत में रखने में गुजार दी। इस बार हुरैन की आवाज़ मज़ीद तेज़ हुई थी, जिस पर इब्राहिम खान अपना गुस्सा ज़ब्त करके रह गया। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो अगर मुस्तफ़ा को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए भी होती तो वो इतने साल इंतज़ार नहीं करते, वैसे भी सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। हुरैन की बात ने इब्राहिम खान को लाजवाब कर दिया। वो तुम्हारी माँ का कातिल है, मुजरिम है तुम्हारा। तुम उस इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? इब्राहिम खान ने एक आखिरी बार अपनी सी कोशिश की थी। वो जानता था अपनी माँ का सुनकर एक बार फिर हुरैन के दिल में मुस्तफ़ा के लिए नफ़रत ज़रूर पैदा होगी। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन किसका कातिल है, इसलिए आप ये अपनी बेकार की कोशिशें बंद कर दें, क्योंकि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। वो अपनी बात कहती दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर कुछ सोचकर उसके कदम अपनी जगह रुके। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो वो आप पहले भी हासिल नहीं कर पाए और ना ही आप कर पाएंगे, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें। ना मुस्तफ़ा आपसे डरते हैं और ना मैं। इस बार अपनी बात कहकर वो वहाँ रुकी नहीं थी, तेज़ी से उसके ऑफिस से निकलती चली गई, जबकि इब्राहिम खान उसकी बात पर गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। कमरे की नीम तारीकी में वो बेड पर चित लेटा अपने मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद हुरैन की तस्वीर को यकटुक देख रहा था। कमरे की गहरी खामोशी को महसूस करके उसके अंदर उदासी मजीद बढ़ती जा रही थी। आज हुरैन को गए पूरा एक हफ्ता हो गया था, और इस गुजरे एक हफ्ते में उसकी यही हालत थी। उसे सुकून बस एक बात का था कि वो असफन के घर पर मौजूद थी, वहाँ वो बिल्कुल सेफ थी, मगर वो अपने दिल का कुछ नहीं कर सकता था, जो उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए पल पल तड़पता था। अपनी इस बेबसी पर उसे गुस्सा भी आता, मगर खुद पर जब्त करके रह जाता, क्योंकि वो हूर के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो
बेखुदी के आलम में हुरैन की तस्वीर पर हाथ फेर कर उसे महसूस करने लगा, जैसे वो उसके पास हो, उसके बेहद करीब, वो उसे छू रहा। वो उसकी तस्वीर को देखता इतना खो गया कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ था। मगर वो आने वाले वजूद से बेखबर यूं ही लेटा बस हूर की तस्वीर को तक रहा था, यहाँ तक कि उसने किसी को बेड पर बैठने तक का एहसास नहीं किया था। मुस्तफ़ा! हुरैन ने उसके बाजू पर हाथ रखकर आहिस्ता से उसे पुकारा। ये आवाज़ और अपने बाजू पर जाना पहचाना लम्स महसूस करते मुस्तफ़ा जैसे होश में आया। यकदम फ़ोन से नज़रें हटाकर अपने बहुत करीब बैठी हुरैन की जानिब देखा। वो कितने ही लम्हे बेयकीनी किसी कैफियत में यूं ही लेटा उसे देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिसकी एक झलक देखने के लिए वो तड़प रहा था, वो उसके सामने बैठी थी, बिल्कुल सामने। हुरैन, ये तुम ही हो ना? तो तुम वापस आ गई। वो अपना मोबाइल साइड पर रखता एक झटके से उठ बैठा और हुरैन के चेहरे और हाथों को छूने लगा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा। उसकी हुरैन उसके पास मौजूद थी, उसके करीब थी। जबकि उसकी ये हालत देखकर हुरैन की आंखों में यकदम पानी भर आया। मुझे तो वापस आना ही था मुस्तफ़ा, क्योंकि हुरैन अपने मुस्तफ़ा के बगैर अधूरी है। वो अपने नाजुक हाथ में उसका चेहरा थाम कर बोली और अपनी उंगली के पूरों से उसके आंसू चुन लिए। वो कैसे उस शख्स को तकलीफ़ देने के बारे में सोच सकती थी जिसने हमेशा उसे तकलीफ़ों से बचाया। मैं बहुत बुरी हूँ मुस्तफ़ा, मैंने एक बार भी आपकी बात नहीं सुनी, उस इंसान पर भरोसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। उसके कॉलर को थाम कर वो बुरी तरह रोते हुए बोली, जबकि उसके रोने पर मुस्तफ़ा पल में घबरा गया। बहुत आहिस्तगी से उसके कांपते वजूद को खुद के करीब किया। आप पर भरोसा ना करने के लिए अपनी हुरैन को माफ़ कर दे मुस्तफ़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, हुरैन अपना चेहरा उसके सीने पर रखकर अपने आंसुओं से उसकी शर्ट भिगोने लगी। वो बच्चों की तरह उसके सीने से लगी रो रही थी, जबकि मुस्तफ़ा आहिस्ता से उसकी कमर से हिलाता उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। हुरैन की बातों से उसे अंदाज़ा हो गया था कि असमद उसे सब बता चुका है, तभी वो सच जानकर इस तरह टूट चुकी थी और अब उसे अपनी हुरैन को संभालना था। कितना ही वक्त यूं ही गुजर गया। कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। जब उसका रोना बंद हुआ तो उसने मुस्तफ़ा से दूर होना चाहा, मगर वो उसे यूं ही करीब किए बैठा रहा। मुझे माफ़ कर। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती, मुस्तफ़ा ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और दूसरे हाथ से उसके आंसू साफ करने लगा। बस कुछ मत कहो हूर, तुम मेरे पास वापस आ गई हो, मेरे लिए यही बहुत मायने रखता है और कुछ नहीं। वो अपने नर्म गर्म लबों का पुरहिद्दत लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ता हुरैन की रूह तक को सरशार कर रहा था। और माफ़ी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए हुरैन। मेरी वजह से तुमने अपनी माँ को खो दिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो उसके दोनों हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थामते हुए बोला था। नज़रें झुकाए वो उससे उस गुनाह की माफ़ी मांग रहा था जो उससे अनजाने में हुआ। नहीं मुस्तफ़ा, आप माफ़ी मत मांगे। आप उस वक्त बहुत छोटे थे और एक बच्चा किसी की जान नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं ना। उसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो सिर्फ एक हादसा था। वो उसके शर्मिंदगी से झुके सर को ऊपर करती उसकी आंखों में देख कर बोली, नहीं हूर, इस बोझ की वजह से मैं आज तक तुम्हें खुद से दूर करता आया था, तुम्हें तकलीफ़ दी, इस सब के बावजूद भी कि तुम मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकती हो। नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं। हुरैन की बातें सुन वो बेयकीनी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे लगा कि शायद अपनी माँ का सच जानकर वो उसे माफ़ नहीं करेगी, मगर उसके लफ्ज़ मुस्तफ़ा को सुकून बख्श रहे थे। मोहब्बत इजाज़त नहीं मांगती मुस्तफ़ा, ये तो बस हो जाती है। आपकी बेरुखी के बावजूद मैंने आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी और इस तरह आपसे मोहब्बत हो गई मुझे। वो बहुत एतमाद से बोलती मुस्तफ़ा को अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। नहीं हूर, मैं बहुत बुरा हूँ, शायद खुद कर्ज भी। और तुम उस इंसान से मोहब्बत कैसे कर सकती हो जिस इंसान ने तुमसे तुम्हारी माँ को छीन। उसका जुमला अधूरा ही रह गया था जब हुरैन अपने नाजुक हाथों में उसका चेहरा थाम कर उसको चुप करवा गई। हुरैन नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद कुछ बोले, जबकि उसके इस अमल पर मुस्तफ़ा की आंखें फैल सी गईं। वो शौक की कैफियत में बैठा उसको महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर उसके हाथों की कपकपाहट को महसूस करता, वो उसके गिर्द बाजू हाइल करता, उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अपनी हैरानी भुलाए वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अब हुरैन को जब लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी तो उसका कॉलर आज़ाद करती दूर हुई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मुस्तफ़ा। सब सच जानने के बावजूद भी हकीकत जिस तरह सामने आई उसकी वजह से मैं थोड़ा टूट गई थी, मगर उसकी वजह से मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई और ना आएगी। वो अपनी सांसों को दुरुस्त करते उसकी तरफ देख कर बोल रही थी, जो अपनी काली गहरी निगाहें उसी पर जमाए बैठा था। वो नहीं जानती थी, मगर उसका एक एक लफ्ज़ मुस्तफ़ा की रूह को सुकून अता कर रहा था। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ इंतहा, बेइंतहा हुरैन। तुम मुझे छोड़कर चली गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया खाली हो गई हो।
प्लीज़ तुम फिर से मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना तुम्हारा ये मुस्तफ़ा मर जाएगा। वो बारी बारी उसके दोनों हाथों की हथेली को चूमकर अब दोनों आंखों को चूम रहा था। उसके इस कदर दीवानगी पर हुरैन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ मुस्तफ़ा, आप तो मेरे जीने की वजह, आपके बगैर तो मैं भी अधूरी हूँ। उसके मुंह से इतराफ़ सुनकर मुस्तफ़ा ने बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बगैर वक्त ज़ाया किए उसकी तरफ झुका था। हुरैन अपनी आंखें बंद किए उसकी शिद्दतों को महसूस कर रही थी। उसकी बढ़ती जसारतों पर हुरैन ने कोई मज़ाहमत नहीं की कि वो उसके लम से पिघलती जा रही थी और वो उसे खुद में समेटता जा रहा था। दादू जान, आज कोई स्पेशल डे है क्या? दादू जान, आज कोई स्पेशल डे है क्या जो आप सब एक साथ मौजूद हैं और खुश भी लग रहे हैं? हादी के मासूम सवाल पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी अफराद उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। जी बेटा, जब सब एक साथ हंसी खुशी मौजूद होते हैं तो वो दिन स्पेशल होता है। और देखो, आज तो आपके मुस्तफ़ा मामू भी यहाँ मौजूद हैं। हयात साहब की जगह हफ्सा ने उसकी बात काट कर जवाब दिया, जिस पर उसने एक नज़र अपने सामने बैठे मुस्तफ़ा को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आज हफ्सा ने सबके लिए डिनर प्लान किया था, जिसमें उसने मुस्तफ़ा और हुरैन को भी शामिल किया था। वैसे भी बहुत परेशानियों के बाद उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल आए थे, इसलिए आज वो सब एक साथ मौजूद थे। मेरे मुस्तफ़ा मामू तो बेस्ट हैं, और उनका लाया हुआ गिफ्ट भी, वो आंखों में चमक लिए बोला, जबकि उसकी बात पर सब लोगों के होंठों पर मुस्कुराहट आई। आज सब एक साथ होने पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और सबसे ज़्यादा खुशी हादी को हो रही थी। वो उसकी खुशी का सबब, और उसकी खुशी का सबब मुस्तफ़ा था। वो मुस्तफ़ा के आने पर हमेशा ऐसे ही खुश होता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी गैर मौजूदगी से वो उदास था, मगर अब अपने मामू को देख वो जैसे खिल सा गया था। अच्छा जी, मामू के आने पर पार्टी बदल ली, और सारा दिन जो चाचू चाचू करते रहते उसका क्या? मामू के गिफ्ट के सामने चाचू को भी भूल गए। हादी की बात पर कब से खामोश बैठा हदीद बेचारा मुंह बनाता हुआ बोला, जबकि उसकी बात और बेचारी शक्ल देखकर इस बार सबका कहका पूरे डाइनिंग रूम में गूंजा। अगर तुम कंजूसी छोड़कर थोड़े से पैसे खर्च करो तो शायद मेरे बेटे को पार्टी ना बदलनी पड़े। इस बार असफन शरारत से अपने भाई की जानिब देखते बोला, जिस पर हदीद आंखें घुमा कर रह गया। नहीं हदीद चाचू, आप भी बेस्ट हैं। आप मेरे लिए मेरे फेवरेट गेम्स खेलते हैं, और मुस्तफ़ा मामू मेरे लिए मेरे पसंदीदा तोहफे लाते हैं, इसलिए आप दोनों बेस्ट हैं। वो अपने चाचू का उदास चेहरा नहीं देख सकता था, क्योंकि उसके लिए दोनों ही अजीज़ थे उसे, इसलिए उसने फ़ौरन साइड ली थी। क्या मैं भी तुम्हारी इस बेस्ट लिस्ट में शामिल हो सकता हूँ? हदीद, जो उन दोनों को जवाब देने वाला था, अनजानी आवाज़ पर उसके साथ साथ सब दाखिली दरवाजे की जानिब देखने लगे। हारून के साथ रुखसार बेगम को वहाँ खड़ा देख सब हैरान होते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए।